डियर स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है वह है बीए थर्ड ईयर वालों के लिए भी है और गोविंद गुरु ट्राइबल यूनिवर्सिटी बांसवाड़ा के बीए सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर में भी यही पेपर पढ़ाया जाता है और वह पेपर है इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का, जिसके अंतर्गत आज हम जो अध्ययन करेंगे वह अध्ययन करेंगे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार यानी इंटरनेशनल ट्रेड का। अब देखिए, इंटरनेशनल जो ट्रेड है यानी जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, यह सामान्यतः वस्तुओं के क्रय विक्रय की जो क्रिया है उस क्रिया को हम व्यापार यानी ट्रेड कहते हैं। जब व्यापार की क्रिया एक देश के भीतर होती है तब इसे घरेलू व्यापार यानी डोमेस्टिक ट्रेड, देशी व्यापार होम ट्रेड, अंतर्देशीय या अंतर क्षेत्रीय व्यापार जिसे हम इंटर रीजनल ट्रेड कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब व्यापार की क्रिया दो या दो देशों के मध्य या दो से अधिक देशों के मध्य व्यापार किया जाता है या जो लेन देन की क्रिया की जाती है उसे हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार यानी इंटरनेशनल ट्रेड कहते हैं। अब देखिए, बात आती है कि व्यापार की क्रियाएं क्या हैं। तो देखिए, व्यापार की क्रियाएं। अब देखिए, जो व्यापार की क्रियाएं हैं ये दो प्रकार की होती हैं। जो व्यापार की क्रियाएं हैं वह दो प्रकार की होती हैं। व्यापार की जो क्रिया की जाती है वह दो तरह से की जाती है। एक क्रिया है इसकी बंद अर्थव्यवस्था। कौन सी है? बंद अर्थव्यवस्था, जिसे हम क्लोज्ड इकोनॉमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लोज्ड इकोनॉमी। और दूसरी होती है खुली अर्थव्यवस्था। खुली अर्थव्यवस्था, इसे हम ओपन इकोनॉमी कहते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हमें यह समझना है कि बंद अर्थव्यवस्था क्या है। देखिए, बंद अर्थव्यवस्था जो होती है यानी जो क्लोज्ड इकोनॉमी है, इस क्लोज्ड इकोनॉमी के अंतर्गत जब कोई देश किसी भी अन्य देश के साथ व्यापार की किसी भी प्रकार की कोई भी क्रिया नहीं करता है, अर्थात आयात यानी जो इंपोर्ट है वह एवं निर्यात एक्सपोर्ट की जो गतिविधि हैं नहीं होती हैं, तब इस दशा में उस देश को बंद अर्थव्यवस्था कहा जाता है। इस प्रकार अंतर क्षेत्रीय या राष्ट्रीय व्यापार का जो सिद्धांत है उस सिद्धांत में किसी देश के मध्य संपन्न होने वाले
लेन देन व हस्तांतरण से संबंधित है। यानी बंद अर्थव्यवस्था में कोई भी देश किसी भी देश के साथ, किसी अन्य देश के साथ अगर आयात या निर्यात नहीं करता है तो इस प्रकार की जो अर्थव्यवस्था है वह बंद अर्थव्यवस्था बोली जाती है। अब वहीं खुली अर्थव्यवस्था यानी जो ओपन अर्थव्यवस्था है, इस ओपन अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जब कोई देश अन्य देशों के साथ व्यापार की क्रिया करता है तो इसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहा जाता है। और ऐसी अर्थव्यवस्था जो अन्य अर्थव्यवस्थाओं के साथ आयात और निर्यात या पुनर्निर्यात, आयात इंपोर्ट, निर्यात एक्सपोर्ट और फिर पुनर्निर्यात री एक्सपोर्ट की जो क्रियाएं करता है, वह जो अर्थव्यवस्था है वह खुली अर्थव्यवस्था कही जाती है। अब देखिए, किसी भी देश को हम उसकी राष्ट्रीय सीमाओं के द्वारा निरूपित करते हैं। यानी किसी भी देश की जो सीमाएं हैं, कौन सी सीमाएं? भौगोलिक सीमाएं। उन भौगोलिक सीमाओं से हम किसी भी देश को निरूपित करते हैं कि ये इंडिया है, ये पाकिस्तान है, ये बलूचिस्तान है जो POK है, चीन है, ईरान है, इराक है, सऊदी अरब है। तो सबकी भौगोलिक सीमाएं हैं। और जो सीमाएं हैं, जो भौगोलिक सीमाएं हैं, उन्हें जो निरूपित करता है, राष्ट्रीय सीमाओं के मध्य देश के नागरिकों के द्वारा किया जाने वाला वस्तु एवं सेवाओं का जो विनिमय है, जो लेन देन है, वह घरेलू या अंतर क्षेत्रीय या राष्ट्रीय व्यापार कहा जाता है। वहीं दूसरी तरफ अगर यही व्यापार दूसरे देशों के साथ किया जाता है, जो विदेशों के साथ है, ऐसे देशों के निवासियों के जो मध्य व्यापार किया जाता है, जैसे भारत का व्यापार रूस के साथ है, भारत का व्यापार सऊदी अरब के साथ है, मतलब डिफरेंट टाइप के जितने भी देश हैं, उन सभी देशों के साथ जो व्यापार किया जाता है वह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहा जाता है। और इस प्रकार की जो अर्थव्यवस्था है, जो देश दूसरे देशों के साथ व्यापार करता है, वह खुली अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है। अब देखिए, बात आती है कि व्यापार की क्रियाएं तो दो हैं, अब बंद अर्थव्यवस्था और खुली अर्थव्यवस्था। लेकिन यहाँ एक पॉइंट और आता है कि व्यापार का आधार क्या है। तो देखिए, व्यापार का आधार, अब देखिए यहाँ जो बेस है, यानी जो ट्रेड का बेस है वह क्या है। तो व्यापार का आधार भी दो प्रकार से होता है। पहला, आंशिक संतुलन विधि से। क्या है? एक है आंशिक संतुलन विधि और दूसरा है सामान्य संतुलन विधि। दूसरी क्या है? सामान्य संतुलन विधि। अब देखिए, जो आंशिक संतुलन विधि है, इस आंशिक संतुलन विधि को हम पार्शियल इक्विलिब्रियम मेथड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पार्शियल
इक्विलिब्रियम मेथड। दूसरा है सामान्य संतुलन, जिसे हम जनरल इक्विलिब्रियम मेथड बोलते हैं। दूसरे वाले क्या बोलते हैं? जनरल इक्विलिब्रियम मेथड। अब देखिए पार्शियल इक्विलिब्रियम जो मेथड है वह क्या है। अब हमें समझना है कि आंशिक संतुलन की जो विधि है वह क्या विधि है। तो देखिए यहाँ एक तो ये भी PRSIAL कर दिया और यहाँ TIAL भी पार्शियल का बोलते हैं। अब देखिए आंशिक संतुलन विधि जो है, आंशिक संतुलन विधि और सामान्य संतुलन विधि, इन दोनों में क्या अंतर है यह देखना है। तो देखिए आर्थिक समस्याओं का जो विश्लेषण करते हैं उस विश्लेषण के लिए हमने दो जो विधियों का आश्रय लिया है। यदि प्रथम रूप से केवल क्या किया जाए, कुछ ही चरों की व्याख्या में शामिल किया जाए एवं यह माना जाए कि अन्य सभी चर स्थिर हैं, कुछ चर को वेरिएबल यानी और कुछ जो चर हैं उनको क्रियाशील माना जाए और कुछ चरों को हम ये मान लें कि ये चर स्थिर हैं और जो स्थिर चर हैं या उनमें कोई परिवर्तन जब नहीं होता है तो आंशिक संतुलन विधि का हम वहाँ प्रयोग करते हैं। वहीं सामान्य संतुलन विधि में सभी चरों को ध्यान में रखते हुए व्याख्या की जाती है तथा उनके आपसी प्रभाव का अध्ययन किया जाता है और परिणाम स्वरूप सामान्य जो संतुलन विधि है वह सामान्य संतुलन जो मॉडल है उस मॉडल में आंशिक संतुलन मॉडल की तुलना में अधिक जटिल होता है। आंशिक संतुलन विधि की अपेक्षा सामान्य संतुलन विधि जो है वह काफ़ी जटिल होती है, यही इसमें एक अंतर होता है। अब बात आती है कि जो व्यापार है उस व्यापार के सिद्धांत की आधारभूत अवधारणाएं क्या हैं। तो व्यापार के आधार की आधारभूत अवधारणाएं, थर्ड पॉइंट आता है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड पॉइंट आता है व्यापार के आधार की आधारभूत अवधारणाएं, यानी इसके आधारभूत अवधारणाएं क्या क्या हैं और इन्हें हम बोलते हैं द प्रिंसिपल ऑफ ट्रेडिंग टू बेसिक कंसेप्ट। क्या बोलते हैं इसे? हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ बेसिक क्या बोलेंगे? द प्रिंसिपल ऑफ ट्रेडिंग टू बेसिक कंसेप्ट बोलते हैं, यानी जो व्यापार के आधार की आधारभूत अवधारणाएं हैं उन अवधारणाओं के अंतर्गत या इन अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए मुख्यतः हमें 3 प्रश्नों से संबंध रखना पड़ता है। अब देखिए इसमें पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न इसके अंतर्गत जो आता है वह यह है कि हम किन वस्तुओं का निर्यात एवं आयात करें, अर्थात विश्व में
राष्ट्रों के मध्य व्यापार की जो दिशा है यानी डायरेक्शन टू ट्रेड, वह क्या है? तो पहला पॉइंट क्या है कि हम किन वस्तुओं का निर्यात एवं आयात करें। फर्स्ट इसमें क्या है कि हम किन वस्तुओं का निर्यात एवं आयात करें, और हम यह देखें कि इसके व्यापार की जो दिशा है यानी डायरेक्शन ऑफ ट्रेड है, वह क्या है। सेकंड प्रश्न इसके अंतर्गत जो उठता है वह यह उठता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्यात एवं आयात की जाने वाली वस्तुओं की कीमतें किस प्रकार निर्धारित हों, अर्थात व्यापार की जो शर्तें हैं यानी जिन्हें हम टर्म्स ऑफ ट्रेड बोलते हैं, उन शर्तों का क्या हो। दूसरा पॉइंट उठ गया, इसमें दूसरा प्रश्न है। वहीं तीसरा प्रश्न इसके अंतर्गत जो उठता है वह यह है कि व्यापार द्वारा लाभ किस प्रकार प्राप्त करते हैं। जब ये तीन प्रश्न हैं तो व्यापार के आधार की अवधारणाओं का हम अध्ययन अच्छी तरह से कर सकते हैं। अब बात आती है कि जो पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न क्या था कि किन वस्तुओं का निर्यात एवं आयात की जाने वाली वस्तुओं की, यानी जो हम कौन सी वस्तुओं का निर्यात करें, कौन सी का आयात करें, और विश्व में राष्ट्रों के मध्य व्यापार की जो दिशा है वह क्या है। तो इसका जो उत्तर है वह यह होगा कि वास्तविक या तात्विक यानी पॉजिटिव अर्थशास्त्र के अधीन आते हैं। फिर से समझें, पहले जो दो प्रश्न हैं यानी फर्स्ट और सेकंड, ये दोनों ही प्रश्न वास्तविक या तात्विक अर्थशास्त्र के अंतर्गत आते हैं, और तीसरा जो प्रश्न है वह प्रश्न कल्याण यानी वेलफेयर अर्थशास्त्र के विषय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और लेकिन यहाँ एक चीज़ और है कि अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र के प्रतिपादन के लिए इन तीनों प्रश्नों के एक दूसरे से अलग करके नहीं देखा जा सकता है। इन तीनों ही प्रश्नों को हम एक दूसरे से अलग करके नहीं देख सकते हैं। फिर इसके बाद एक और पॉइंट उठ जाता है कि व्यापार की जो दिशा है उस दिशा के निर्धारण हेतु व्यापार की जो शर्त है वह शर्त पर निर्भर रहना पड़ता है। दूसरा, विभिन्न प्रकार या विभिन्न व्यापार साथियों के मध्य होने वाले व्यापार द्वारा प्राप्त लाभ का विवेचन करने हेतु ही व्यापार की शर्तें उन्हीं का हम अध्ययन करते हैं। थर्ड पॉइंट के अंतर्गत आता है कि विभिन्न देशों के मध्य होने वाले व्यापार का जो लाभ है उस लाभ पर निर्भर करना होता है या निर्भर रहना पड़ता है। फिर आता है कि व्यापार की दिशा जो दी है, पहला जो पॉइंट था वह क्या था, व्यापार की दिशा, यानी व्यापार हमारा किस दिशा में जा रहा है, फर्स्ट था, इसी की अवधारणा। तो व्यापार की जो दिशा है यानी डायरेक्शन ऑफ ट्रेड के अंतर्गत सर्वप्रथम यह जानना भी आवश्यक हो जाता है कि एक देश द्वारा विभिन्न वस्तुओं का आयात किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। और इसका सरल उत्तर यह है कि प्रत्येक देश उन वस्तुओं का
उत्पादन करेगा जिन्हें वह अन्य देशों की अपेक्षा सस्ता उत्पादित करता है एवं अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के पश्चात जो अतिरेक आता है या जो अतिरेक रहता है उसका विनिमय अन्य देशों के करता है। स्वाभाविक सी बात है कि जब हम किसी वस्तु का प्रोडक्शन करते हैं और हमारे यहाँ जो उपभोग होता है उस उपभोग के बाद जो एक्स्ट्रा बच जाता है उस एक्स्ट्रा माल को हम किसी दूसरे के साथ बेचते हैं, व्यापार करते हैं उसका। फिर बात ये आती है कि व्यापार की जो शर्तें हैं, सेकंड पॉइंट इसमें जो दिया है वह क्या दिया है, व्यापार की शर्तें यानी टर्म्स ऑफ ट्रेड। और व्यापार की जो शर्तें हैं उन व्यापार की शर्तों को अंतर्राष्ट्रीय पूर्ति एवं मांग पक्ष के संबंधों के द्वारा निर्धारित किया जाता है या निर्धारित होती हैं। और जब ये निर्धारित होती हैं तब क्या होता है, इसके द्वारा व्यापार कर रहे देशों को प्राप्त होने वाला जो लाभ है वह लाभ की जो स्थिति है उसे स्पष्ट करने के लिए आधार प्रस्तुत किया जाता है। फिर आता है थर्ड पॉइंट और वह है व्यापार के लाभ। क्या है, व्यापार के लाभ। अब देखिए व्यापार के लाभ यह है कि व्यापार के जो लाभ हैं वह व्यापार के लाभ यानी गेन फ्रॉम ट्रेड के अंतर्गत जब प्रत्येक देश उस वस्तु के उत्पादन में संलग्न रहता है जिसका उत्पादन वह सापेक्षिक रूप से कम लागत पर कम कर लेते हैं, तो यह प्रक्रिया अंतर्राष्ट्रीय श्रम विभाजन यानी इंटरनेशनल डिवीज़न ऑफ लेबर को जन्म दे देती है। और जब यह अंतर्राष्ट्रीय श्रम विभाजन के या जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम विभाजन है उसको जब जन्म देती है तो इससे यह संभव होता है कि यह विश्व स्तर पर प्रत्येक वस्तु को सस्ता उत्पन्न कर लिया जाए और इसके लिए यह अतिरिक्त उत्पादन जिसका अन्य देशों को विनिमय कर दिया जाता है व्यापार द्वारा प्राप्त लाभ को निरूपित करता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत को स्पष्ट करते हुए सर्वप्रथम आर्थिक प्रणाली के विभिन्न स्तरों में उत्पादन के विशिष्टीकरण या श्रम विभाजन की व्याख्या आवश्यक होती है और विशिष्टीकरण प्राप्त करने वाली इकाइयां अपने कुछ उत्पादों का विनिमय एवं व्यापार करना चाहती हैं। थर्ड पॉइंट के बाद में फिर इसके बाद फोर्थ पॉइंट आता है और वह है व्यापार के सिद्धांत की व्याख्या। व्यापार के सिद्धांत की व्याख्या कैसे की जाती है, तो देखिए यहाँ व्यापार के सिद्धांत की जो व्याख्या है वह दो पक्षों से की जाती है। पहला होता है इसमें पूर्ति पक्ष और दूसरा होता है मांग पक्ष। एक पूर्ति पक्ष है, दूसरा मांग पक्ष है। अब देखिए पूर्ति पक्ष और मांग पक्ष यानी एक सप्लाई साइड है और दूसरी डिमांड साइड है। तो सप्लाई साइड और डिमांड साइड क्या है, इसके लिए मैं केवल एक ही पॉइंट को क्लियर करूँगा, सप्लाई पक्ष को भी, फिर इसके बाद में दूसरे भाग में हम पूर्ति पक्ष को भी क्लियर करेंगे। तो देखिए पूर्ति पक्ष के अंतर्गत महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं वह क्या क्या है। पहला इसके अंतर्गत जो तथ्य आता है
वह आता है कि व्यापार का आधार श्रम विभाजन का सिद्धांत है। क्यों? क्योंकि श्रम विभाजन द्वारा कुल उत्पादन एवं उपभोग में वृद्धि होती है। दूसरा इसके अंतर्गत जो पॉइंट आता है वह आता है दोनों देश आपस में मिलकर या दोनों देश आपस में तब तक व्यापार करते हैं जब तक प्रत्येक देश को व्यापार से लाभ प्राप्त होता है। थर्ड पॉइंट आता है इसमें कि व्यापार प्रतिबंध व्यापार के परिणाम या व्यापार का जो परिमाण है वह, फिर से एक बार देखें कि व्यापार प्रतिबंध व्यापार के परिमाण को कम करने या कम करते हुए व्यापार से प्राप्त लाभों को सीमित करता है। चौथा पॉइंट इसके अंतर्गत आता है कि व्यापार से प्राप्त होने वाले लाभों को निर्यात वस्तुओं तथा आयात वस्तुओं या दोनों संयोगों के संदर्भ में देखा जाता है। पांचवा इसके अंतर्गत जो पॉइंट आता है वह पॉइंट यह है कि यदि एक देश उस वस्तु के उत्पादन में पूर्ण विशिष्टीकरण प्राप्त नहीं करता जिसमें इसे तुलनात्मक लाभ प्राप्त होता है या लाभ प्राप्त हो रहा हो, तो वह व्यापार से प्राप्त होने वाली संभावित लाभों को प्राप्त नहीं कर सकता है। छठा पॉइंट इसमें आता है कि जो तुलनात्मक लाभ का सिद्धांत है वह यह स्पष्ट करता है कि जब एक देश व्यापार को तब तक लाभ प्राप्त करता रहेगा जब तक उसकी हस्तांतरण एवं व्यापार शर्तों के मध्य अंतर विद्यमान रहता है। सातवीं इसमें जो शर्त आती है वह यह होती है कि यदि व्यापार से लाभ प्राप्त करते हैं तो व्यापार के विभिन्न उत्पादन संभावना वक्रों जैसे पूर्ति पक्ष के साथ ही विभिन्न अधिमानों एवं प्रतिमान मांग पक्ष पर आधारित रहता है। अब देखिए बात आती है कि मांग पक्ष क्या है। एक तो पूर्ति पक्ष है, दूसरा मांग पक्ष है। मांग पक्ष के अंतर्गत यानी डिमांड साइड के अंतर्गत द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सामान्य संतुलन एवं विश्व के एक समूचे स्वरूप के विकास से प्रेरित रहे, इसका विश्लेषण मोसाक एक अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने अपनी पुस्तक जनरल इक्विलिब्रियम इन इंटरनेशनल ट्रेड यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सामान्य संतुलन, और वहीं दूसरे अर्थशास्त्री हुए L.W. मैकिंजी ने इक्विलिटी ऑफ फैक्टर प्राइस इन वर्ल्ड ट्रेड यानी विश्व व्यापार में कारक मूल्य की समानता, उनकी बुक का नाम था। तथा वहीं चिपमैन जो अर्थशास्त्री हैं, उन चिपमैन ने अपनी जो बुक है उस बुक का नाम था अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत का सर्वेक्षण। इन बुक्स के अंतर्गत इन्होंने अध्ययन किया तथा खेल विश्लेषण विधियां यानी गेम थ्योरेटिक अप्रोच भी व्यवहार में लाई गई थी। मांग विश्लेषण का जो आधारभूत पक्ष है या आधारभूत जो यंत्र है वह तटस्थता वक्र विश्लेषण है। व्यापार के सिद्धांत उदासीनता वक्र विश्लेषण का प्रयोग करते हुए
सावधानी रखना आवश्यक है। क्यों? क्योंकि यह माना जाता है कि उदासीनता या मानचित्र समूह के व्यवहार का सही विवेचन प्रस्तुत कर पाने में समर्थ हैं। उदासीनता वक्रों की सहायता से व्यापार से प्राप्त लाभों की व्याख्या संभव होती है। एक देश व्यापार से लाभ तब प्राप्त करता है जब वह व्यापार द्वारा एक उदासीनता वक्र की ओर जा रहा हो। पूर्ति एवं मांग पक्ष के जो आधार हैं, उन आधार पर दोनों देशों के मध्य व्यापार तब संभव होता है जब या तो उनकी मांग समरूप हो पर पूर्ति संरचना भिन्न हो, यानी आइडेंटिकल डिमांड डिफरेंट सप्लाई, या पूर्ति समरूप हो पर मांग संरचना भिन्न हो, यानी आइडेंटिकल सप्लाई डिफरेंट डिमांड। जब ये दोनों अलग अलग होते हैं तो व्यापार संभव होता है। अब देखिए, फिर बात आती है कि व्यापार का कारण क्या है। अब व्यापार के कारणों के लिए हम अगला वीडियो लेकर के आएंगे और उसके अंतर्गत मैं आपको इसका पूरा अध्ययन कराऊंगा व्यापार के कारणों का। अब बात ये आती है कि व्यापार के कारणों का अध्ययन करने के लिए हमें जो दूसरा वीडियो तैयार करेंगे उसमें इसका जो शेष पार्ट है वह मैंने इस चैप्टर को 2 भागों में बांटा है। और इसके साथ ही अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकॉन का बटन अवश्य दबाएं, साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।